मातरम नेटवर्क 10 के साथ आप जुड़े हुए हैं और इस समय हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत जी हैं। हरीश जी, नेटवर्क 10 में आपका बहुत बहुत आभार आने के लिए। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सियासी पारा हाई है राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर। सर, आपकी नज़रों से आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये डिस्क्वालिफिकेशन कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। एक षड्यंत्र है जो भाजपा के शीर्ष लोगों ने गढ़ा और उस षड्यंत्र के तहत सारा मामला चला है। आप देखिए, कोलूर में कहते हैं कुछ, जो कर्नाटक में है, एफआईआर कंप्लेंट होती है कोर्ट में, वो सूरत है। जो कंप्लेंट करता है वो स्वयं हाई कोर्ट में जाता है और अपने ही केस के खिलाफ स्टे लाता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो जजेस हैं शायद वो माने नहीं और केस डिसमिस हो जाए, तो अपने केस के खिलाफ स्टे लाता है। और इधर राहुल गांधी जब 7 फरवरी को भारत की लोकसभा में मोदी जी से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि साहब ये जो अडानी है ये 609 नंबर से इतने स्विफ्टली एक 6-7 साल के अंदर कैसे दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े मालदार हो गए। और फिर साथ साथ वो पूछते हैं कि भाई इनकी सेल कंपनीज में ये जो 20,000 करोड़ रुपया है किसका है। अब अडानी का तो है नहीं, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में है और जो भी आएगा वो स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये पैसा कहाँ से आया है, किसका है, ये आसमान से आया है, कहाँ से आया है, किसी विदेशी का है, स्वदेशी का है, कुछ तो बताइए, आप ही इसका उत्तर दे सकते हैं। तो राहुल गांधी जी की वो स्पीच लोकसभा की प्रोसीडिंग से हटा दी जाती है, क्योंकि भाजपा की कंप्लेंट पर वो हट जाती है। राहुल गांधी जी उस सवाल को उठाते हैं और इसको बाहर भी कहते हैं, भाई ऐसा तो संसदीय इतिहास में नहीं होता किसी कि आप संशोधित कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, आपने पूरा टेस्ट ही हटा दिया। और उसमें क्या ऐसा अनपार्लियामेंट्री था, बिना बताए हटा दिया, बिना मुझको नोटिस दिए हटा दिया। और ये कैमरेज में भी जब सवाल कोई पूछता है तो इसके जवाब में कहते हैं। जब तक वहाँ से यहाँ आते हैं तो एक झूठ गढ़ दिया जाता है कि राहुल गांधी जी ने अमेरिकन्स को और ब्रिटिशर्स को कहा है कि अब हिंदुस्तान में लोकतंत्र की रक्षा करिए। राहुल गांधी कहते मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। यहाँ आते हैं, कहते हैं मैं मुझे सफाई तो देना दो, मेरे ऊपर तुमने इल्ज़ाम लगा दी मेरी एब्सेंस में। लोकसभा में आपके 4 मंत्रियों ने बहुत सारी बातें कही, मैं सफाई देना चाहता हूँ। उनको सफाई देने की इजाज़त नहीं देते। जब से वो लोकसभा में इंटर करते हैं तो हाउस एडजर्न हो जाता है, हल्ला गुल्ला इतना मचा दिया जाता है। सत्तारूढ़ दल स्वयं वेल में जा कर के हल्ला गुल्ला मचा रहा है, प्रोसीडिंग नहीं चलने दे रहा है। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मगर भाजपा इस काम को भी करती है। और जब राहुल गांधी जी स्पीकर के पास जाते हैं, पहले चिट्ठी लिखते हैं, फिर दूसरी चिट्ठी लिखते हैं, तीसरी बार स्वयं जाते हैं, तो स्पीकर अनमने से हो जाते हैं, कहते हैं आइए मेरे साथ चाय पीजिए। कहते हैं मैं चाय तो पी लेंगे, लेकिन मुझे बोलने की इजाज़त। बोले मैं बोलने की इजाज़त नहीं दे सकता। तो सफाई देने की संसद में परंपरा है। जब किसी सिटिंग मेंबर के ऊपर कोई आरोप लगता है तो वह अपने उस आरोप का जवाब देता है, स्पीकर उसको अलाउ करते हैं। तो भाजपा को लगा कि ये तो जवाब देना पड़ेगा। तो जिस समय 7 फरवरी को राहुल जी ने ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है जो अडानी के खाते में है वो नाम बताइए कहा, तब से वही व्यक्ति जिसने कंप्लेंट की थी राहुल जी के खिलाफ कि इन्होंने मोदी जी पर मोदी शब्द पर कह करके उनकी अवमानना की है, वो व्यक्ति जो है फिर हाई कोर्ट में जाता है और कहता था मैं वो अर्जी वापस ले रहा हूँ। और अर्जी वापस लेता है और फिर से केस चल रहा होता है। और 7 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक पूरा राहुल गांधी जी का मतलब केस की सुनवाई भी हो जाती है। एक लंबा चौड़ा 200 पेज का जजमेंट भी हो जाता है। और उस जजमेंट के बाद जो है लोकसभा से जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो भी 2-3 विभागों में जाती है। और लाइटनिंग स्पीड से मतलब विद्युत गति से सब जगह
सारी चीज़ें तय होती हैं और राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। अब इससे कोई भी व्यक्ति अंदाज लगा सकता है कि राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने के लिए वो लोकसभा में न कह सके, इसलिए श्री राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया। अडानी को जो 20,000 करोड़ रुपया है उसका सोर्स पता न लगे, जी। अडानी भी बचे और जिसका पैसा है वो व्यक्ति भी बचे। वो पैसा है किसका? क्यों अडानी को बचाना चाह रहे हैं? और फिर अडानी को बचाना चाह रहे हैं तो बचाने वाला कौन है असली? कांग्रेस कह रही है कॉन्स्पिरेसी है, सारा विपक्ष एकजुट है। आप लोगों की नाराजगी जायज़ है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भी जायज़ है, लेकिन उसके चलते संसद नहीं चल रही, ऐसे में जनता के मुद्दे कहाँ उठेंगे, जनता कहाँ जाएगी? अब यही दिक्कत है, जब सत्तारूढ़ दल विपक्ष उठाता है, विपक्ष का कोई मुद्दा होता है, विपक्ष उठाता है, हमारा मुद्दा है कि अडानी के मामले में जेबीसी ले आओ, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ, पहले भी बनी है, एक वित्तीय जबरदस्त अनियमितता है, बना दो, बना देते। ये अपोजिशन चाहता है, लेकिन अपोजिशन तो बेल में जाता रहता है, मगर यहाँ तो सत्तारूढ़ दल जा रहा है बेल में। वो कह रहा है राहुल गांधी माफ़ी मांगे। अब राहुल गांधी को देशद्रोही बता रहे, कोई मीर जाफर बता रहा है, मतलब उनकी कोई मान नहीं है राहुल गांधी का, उनका कोई मान नहीं। बना है रावत साहब, जो डेडलॉक बन गया है, ना आप झुकने को तैयार, ना वो झुकने को तैयार, तो संसद का ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? क्या है इसके पीछे? जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको करना चाहिए। यदि प्रिजाइडिंग ऑफिसर सत्ता के संरक्षक के रूप में दिखाई देंगे, वो हाउस के संरक्षक के रूप में करें, फैसला करें, हम उनकी बात मानेंगे। लेकिन वो यदि सत्ता के संरक्षक के रूप में दिखाई देंगे और आज सत्ता कर रही है अडानी का संरक्षण, तो एक अजीब सी स्थिति है, जनता का संरक्षण नहीं हो रहा है। एक सवाल ये भी उठ रहा है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक टीम का गठन किया है, समिति का, जो कि इस मामले की जांच करेगी, तो सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि क्या आपको उस पर भी भरोसा नहीं है, उसकी जांच पर भरोसा नहीं? टेक्निकली वो समिति वित्तीय पक्ष को देखेगी कि कंपनियों में क्या क्या अनियमितता हुई है, उस पक्ष को देखेगी। वो उसके पीछे जो भ्रष्टाचार का पक्ष है वो थोड़ी आएगा सामने, वित्तीय अनियमितताओं का पक्ष आएगा। जो उसके पीछे राजनीतिक शक्तियों का संरक्षण है, जिस तरीके से 609 नंबर से उसको 2 नंबर का दुनिया का मालदार बना दिया, ये चमत्कारिक पक्ष, ये तो केवल जेबीसी इसमें जा सकती है, इसकी डिटेल्स में जा सकती है, इसमें वो कमेटी जाएगी नहीं, उसके जुरिडिक्शन में नहीं आएगा ये जो है। तो इसलिए जो इसके साथ जुड़ा हुआ रूल्स रेगुलेशन का पक्ष है, उसको आप किसी से जांच करवा लीजिए, थैंक यू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, राजनीतिक संरक्षण का पक्ष है, नियमों को तोड़ने मरोड़ने का पक्ष है, उनको कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी जहाँ जहाँ गए वहाँ जाने के बाद अडानी की कंपनी को ठेके मिल जाते हैं। अब इसका कमेटी क्या जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट की साहब? इसकी भी तो जांच होनी है ना, और इस बात की भी तो जांच होगी कि आपने एयरपोर्ट से देने से लेकर के जो पब्लिक सेक्टर उनको बेचे हैं, जिसमें रक्षा के भी हैं, तो उनमें जो है नियम बैंड किए गए हैं, उन पर वही क्या जाएंगे? तो ये जो इस तरीके के व्यापक सवाल हैं, उन सवालों पर केवल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ही जा सकती है। अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड, हमारे राज्य की ओर। नवोदित राज्य है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोगों को आकांक्षाएं हैं, और बजट हर बार का बहुत अहम होता है। इस बार के बजट को धामी सरकार कह रही है कि ये बजट जो है वो सर्वांगीण विकास वाला बजट है। इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? सच कहूँ, ये एक ऐसा खाली लिफाफा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें चिपका दी गई हैं बाहर से, और अंदर खाली फूला हुआ हवा है। और यदि कुछ है उसके अंदर, तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनके आंकड़े और उनकी मदें हैं उसके अंदर। राज्य के पास तो पैसा ही नहीं है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपया इस 1 लाख तो इस समय जो राज्य का कर्ज है, जितने का बजट नहीं उससे ज़्यादा का कर्ज है इस समय राज्य के ऊपर जो है। तो इसलिए आप सोर्सेस
कुछ है नहीं आपके पास, सोर्स आपने बढ़ाए नहीं है, तो धन आएगा कहाँ से? तो इसलिए सारी चीज़ों के आवंटन घटे हैं। शिक्षा का घट गया है, स्वास्थ्य का घट गया है, रोजगार का मनरेगा का घट गया है, समाज कल्याण की छात्रवृत्तियों आदि का घट गया है। मतलब सारी जो चीज़ें और हैं आपको लगता है यही बड़े मुद्दे हैं उत्तराखंड के? सबसे आउटले जो जन कल्याण से जुड़े हुए हैं, जो विकास से जुड़े हुए हैं, उन सब चीज़ों का पैसा घट गया है। पीडब्ल्यू तक का पैसा घट गया है। जिस पीडब्ल्यू की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, ये जितना बजट है वो तो गड्ढे भरने के लायक नहीं है। नई सड़कें बनाना आदि तो छोड़ दीजिए। ये तो एक खूब हवा भरी गई है। कुछ केंद्र सरकार की योजनाओं के आंकड़े उसमें फिट कर दिए गए हैं और कुछ इधर उधर के जुमले ला करके जो है पेश कर दिया गया है। अगले 3-4 महीने के बाद इस बजट की हकीकत जो है लोगों के सामने आने लग जाएगी। क्योंकि राज्य की कमान आपके पास भी रही और बहुत बारीकी से आप उत्तराखंड को देखते हैं, समझते हैं। क्या चुनौतियां, कितना बदला है उत्तराखंड बीते कुछ सालों में, और क्या चुनौतियां हैं जिन पर काम करना बहुत ज़रूरी है? चुनौतियां बिल्कुल सामने खड़ी हैं। राज्य की पूरी डेमोग्राफी बदल रही है, पूरा इस तरीके की स्थितियां आ रही है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। पलायन आयोग खुद कह रहा है कि 250 से ज़्यादा लोग प्रतिदिन पलायन कर रहे हैं। लोगों के लिए रोजगार नहीं है। राज्य के अंदर बेरोजगारी आज देश में सर्वाधिक बेरोजगारी की प्रतिशत वाला राज्य है। महंगाई का सबसे बुरा असर हमारे वहाँ पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में खर्चा ज़्यादा आता है। हर चीज़ महंगी हो जाती है पहाड़ों में आकर के, उत्तराखंड में आकर के, और उस पर आपने कोल में खाद का काम कर दिया। बिजली के दाम बढ़ा दिए, पानी का टैक्स बढ़ा दिया, हाउस टैक्स बढ़ा दिया, और कुल मिला करके आपने ज़मीनों के सर्कल रेट भी ऐसे कर दिए कि जिससे हर चीज़ महंगी हो जाए। तो महंगाई अलग से है। महिलाओं के सम्मान की दिशा में कितनी गंभीरता है, महिलाओं का उत्पीड़न निरंतर बढ़ा है। उसका मैं एक ही उदाहरण बताना चाहता हूँ। अंकिता भंडारी, हमारी एक बेटी ने, जिससे हम वो काम करती थी, वहाँ कोई वीआईपी अपने उन लाव लश्कर के साथ, सुरक्षा बॉडीगार्ड्स आदि के साथ पहले देखने के लिए आया। दूसरे दिन उनके साथ कोई और बड़ा वीआईपी आना था, तो उससे कहा गया कि उनको स्पेशल सर्विस देनी है। उन्हें इनकार कर दिया। उसको जब दबाया गया और नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी गई। अंकिता हत्याकांड सब जानते हैं। उस वीआईपी को बचाने में सारी सरकार की ताकत लग रही है, और सारा उत्तराखंड जानता कौन है। लेकिन सरकार कहती है ही नहीं कोई, बस हमने ये कर दिया। और साक्ष्य मिटाने के लिए बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजर जिस रिजॉर्ट में वो काम कर रही थी, तो वहाँ साक्ष्य नष्ट करने के लिए रिजॉर्ट बुलडोजर चलाया जाता, आग लगाई जाती है। उसके शव के पोस्टमार्टम के वक्त में किसी महिला को नहीं रखा जाता। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं। वही इशू नहीं है, बहुत सारे और। आपकी नज़रों से 2025 में 25 साल पूरे हो जाएंगे उत्तराखंड को, कैसा उत्तराखंड बनना देखना चाहते हैं हरीश रावत जी? हम चाहते हैं जो वहाँ के सामान्य लोग हैं उनका उत्तराखंड बने, उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आए, खुशहाली आए, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम आगे बढ़ें, और छोटे छोटे रोज़गार आदि पनपें, स्वरोजगार बढ़े, और बेरोज़गारी समाप्त हो, और सड़कें सुंदर बने, हमारा पर्यटन आगे बढ़े, हमारी संस्कृति आगे बढ़े। सब चीज़ें हमारे पास, सारी विशेषताएं हैं, उनको सिर्फ तराशने की ज़रूरत है। और ये तराशने के बजाय जो जेब भरो संस्कृति पड़ गई है, बालू निचोड़ करके पैसा निकालने की जो संस्कृति चल गई है, या जो शराब की संस्कृति चल गई है, अब क्या 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 कहा जा सकता है? आप अंदाज लगाइए, कोई भी व्यक्ति अब जो है 75 लीटर शराब अपने घर में रख सकता है। तो इसका मतलब है हर घर एक बार या छोटा शराब आउटलेट बना दिया है, जबकि पहले यह था कि 5 लीटर या 3 लीटर से ज़्यादा नहीं रख सकते थे। कानून अपना काम करता था। तो इस तरीके की जो सोच बन गई है, हम उस सोच के विपरीत, जैसी हमारी संस्कृति है, जैसा हमको हिमालय प्रकृति ने बनाया है, जैसा देवभूमि है, हम उसके अनुकूल उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार आपका हरीश रावत जी, यहाँ पर आए, अपना समय दिया, आपका बहुत आभार। बहुत थैंक यू वेरी मच। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे बीच रहे। देश की सियासत, उत्तराखंड की सियासत पर बारीक नज़र हमने जानी और सुनने का मौका मिला। आप जुड़े रहिए नेटवर्क 10 के साथ।